दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के चुनाव में एक बात अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर फैक्टर का प्रभाव कितना है। किस तरह से प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की भूमिका में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तो बिहार के चुनाव में क्या प्रशांत किशोर को चिराग मॉडल तक ही मान लेना उचित होगा? क्या प्रशांत किशोर को 1995 के बिहार पीपुल्स मॉडल को मानना उचित होगा, या प्रशांत किशोर इन दोनों मॉडल से अलग दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले भूमिका कैसी होगी प्रशांत किशोर की, जरा चर्चा इस पर करते हैं। और जब भी किसी की राजनीतिक भूमिका की चर्चा हम शुरू करते हैं, तो एक बात जेहन में अक्सर आती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार के आंकड़े सामने आए थे। अगर पिछले विधानसभा चुनाव पर हम नजर डालें, तो पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 37% वोट मिले थे, 37%। महागठबंधन को भी 37% वोट मिले थे, लेकिन दोनों के बीच 15 सीटों का अंतर था। 243 सदस्यों की विधानसभा में जहां बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों पर होता है, वहां एनडीए 125 पार करने में सफल रहा था। वहीं महागठबंधन 110 पर ठिठक गया था। लेकिन दोनों तरफ कुछ ऐसी पार्टियों ने खेल बिगाड़ा था जिनके आंकड़ों ने जनता दल यूनाइटेड के प्रदर्शन को भी प्रभावित किया और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदर्शन को भी प्रभावित किया। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 1.5% वोट लाकर जेडीयू के वोट बैंक में डेंट लगा रही थी। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी तो टारगेटेड तरीके से जेडीयू के खिलाफ लड़ रही थी, नीतीश कुमार को जेल भेजने की बातें कर रही थी, नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही थी, और जेडीयू वाली सीटों पर चुनाव लड़कर 5.5% वोट हासिल कर जनता दल यूनाइटेड को 70 पार की पार्टी को 43 सीटों पर लाकर सिमटा दिया था। तो पिछले चुनाव में इस तरह के खिलाड़ियों की भूमिका थी। इसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल को हुआ, लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा सीटों का फायदा चिराग मॉडल से मिला, तो कुछ कम सीटों का नुकसान ओवैसी मॉडल यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जो हैदराबाद की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उस उसकी वजह से भी हुआ। 5 सीटें उस पार्टी ने जीती और 5-6 सीटों पर महागठबंधन के को चुनाव भी हराया। तो अब जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, माइनॉरिटी वोटर अब ओवैसी की पार्टी के साथ जाएगा, इसमें संदेह है। शायद वो खुद भी इसे भांप चुके हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन के अंदर यानी महागठबंधन के अंदर वो 6 सीटों की डिमांड कर अलायंस में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान का मामला एनडीए में कितना बना कितना बिगड़ा, लेकिन उम्मीद है कि पिछले बार वाली हालत दिल्ली में मोदी सरकार की नहीं है कि वो चिराग मॉडल खेल सके। लिहाजा चिराग पासवान की पार्टी इस बार एनडीए से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर इस बार एनडीए से बाहर चिराग पासवान की पार्टी जाती है, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिहार चुनाव के पहले ही दिल्ली में सरकार गिरा सकते हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पर्दे के पीछे से चिराग मॉडल का खेल यदि यदि होता है, तो दिल्ली की सरकार पर खतरा अलग है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। तो चिराग मॉडल होना नहीं है, भले ही थोड़ी बहुत आर्म ट्विस्टिंग की कोशिशें सीट के लिए हो, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा की जाए, ये संभव है, हो भी रही है। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की जो भूमिका है, वो बिहार की राजनीति में, जहां जाति की राजनीति, वर्ग की राजनीति, विचारधारा की राजनीति, समाजवाद की राजनीति और इन सब के बीच कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति भी जो अपने लिए जगह तलाश रही है, उसमें प्रशांत किशोर आखिर कहां टिक रहे हैं। मत भूलिए कि यह साल 1990-91 का नहीं है, जब मंडल और कमंडल की आंधी में पूरा उत्तर भारत सना हुआ था। मत भूलिए कि यह सोशल इक्वेशन यानी सोशल इंजीनियरिंग का 2006-7 वाला दौर भी नहीं है, जब नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और महादलित कार्ड के साथ पूरी तरह से लालू यादव और रामविलास पासवान की राजनीति को एक सीमित दायरे में रोक दिया था। और अब जाति गणना के बाद वो परिस्थिति भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की सोच सके। तो आखिर कौन सी परिस्थितियां बिहार में? दरअसल बिहार में वर्ग की राजनीति की जगह जाति की राजनीति हावी होती दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच मुद्दों की राजनीति भी अपने लिए जगह बनाती जा रही है। अब सोशल मीडिया का इमरजेंस कहें, बदलते हुए दौर और मंडल कमंडल के दौर में और उसके बाद पैदा हुई पीढ़ी के वोटर बनने की परिस्थितियों को निर्मित होते हुए देखें। आज बिहार में तकरीबन आधे वोटर 1990 यानी मंडल कमंडल की आंधी के दौर के
बाद में जन्म लेने वाले या होश संभालने वाले। तो उस मतदाता वर्ग के ऊपर कहीं ना कहीं एक नए तरह के सामाजिक कलेवर की छाप दिखाई देती है। वो पलायन का दर्द भी समेटे हुए है। वो स्वरोजगार की परिस्थितियों के बिहार में पैदा न होने से एक अलग तरह के सदमे को भी झेल रहा है, और कहीं ना कहीं जातीय राजनीति उसे मुद्दों की राजनीति पर आने से रोक भी रही है। सांप्रदायिकता की राजनीति उसे मुद्दों की राजनीति की तरफ जाने से भटका भी रही है। तो आखिर इस द्वंद में पिस रहा वोटर जाएगा कहां? प्रशांत किशोर की नजर इन्हीं वोटरों पर है। पहले के चुनाव को देखें, 95, 98, 99, 96, इस तरह के चुनाव को हम देखें, विशुद्ध रूप से जातीय आधार पर चुनाव हुए, और यह सिलसिला तकरीबन 2014-15 के विधानसभा चुनाव तक चला। 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव जो हुए, उसमें बिहार की सीटों पर एक अलग तरह की लाभार्थी चेतना दिखी। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो गैस सिलेंडर और बाकी चीजें समाज के दूसरे हिस्सों को दी गई, भले ही 400 का सिलेंडर 1400 पहुंच जाए, 1100 पहुंच जाए, 1200 पहुंच जाए, लेकिन लोगों तक सिलेंडर पहुंचा, इसको भारतीय जनता पार्टी भुनाने में कामयाब रही। और जब भुनाने की परिस्थितियां एक बार कामयाब हो गई, उस फॉर्मूले को अब नीतीश कुमार ने भी अपनाना शुरू कर दिया। भाजपा की संगत में भाजपा के फॉर्मूले को अपनाना शुरू किया। उस फॉर्मूले में अब 10-10 हजार रुपए देने की बात शुरू हो गई। भले ही उस वो पैसा अनुदान है या वो पैसा लोन के तौर पर दिया गया स्वरोजगार के लिए, इसके बारे में जनता दल यूनाइटेड के लोग एक पर्देदारी करके रखना चाहते हैं। लेकिन क्या जनता को इतनी समझ नहीं है? और क्या 10,000 रुपए प्रति महिला जो स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है, 1 करोड़ के करीब महिलाओं को दिया गया है, हर विधानसभा सीट पर औसतन 40,000 महिलाओं को यह दिया जा चुका है, तो क्या उसके बाद बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए रास्ता आसान हो गया है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना हुआ है कि तीसरे नंबर पर जो उनकी पार्टी दिख रही है, वो आगे जा सकती है उससे। वो पहले या दूसरे नंबर पर जा सकती है, लेकिन सत्ता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन जाएगी, पक्के तौर पर इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। यही प्रशांत किशोर के लिए चुनावी स्पेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाभार्थी चेतना की जहां तक बात है, राहुल गांधी भी अपनी तरफ से ऐलान कर रहे हैं। उनकी वोट अधिकार यात्रा जो एसआईआर के मुद्दे पर हुई, वो यात्रा भी अच्छा खासा प्रभाव छोड़ने में सफल हुई। तेजस्वी यादव जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो मुद्दा अभी भी जीवंत तो बना हुआ है, लेकिन उस मुद्दे के आश्रय राष्ट्रीय जनता दल अपने वोट बैंक का विस्तार कर लेगा, वो हालात अभी बने नहीं। वही नीतीश कुमार की सेहत जो कथित रूप से बिगड़ी हुई है, वो सेहत क्या समय के साथ सुधर जाएगी, या समय के साथ परिस्थितियां जनता दल यूनाइटेड के प्रतिकूल होती जाएंगी, ये सवाल नीतीश कुमार के कोर वोटर्स के बीच है। और इन सब के बीच जाति गणना और आरक्षण तो है ही, पलायन है ही, स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों का बिहार में उपलब्ध न होना है ही। आज के बिहार में यदि आप देखें, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, गांव में चले जाएं, जहां भी देखें, जातीय आधार पर बात करने वाले वोटर्स तो हैं। अगर 10 लोगों से आप मुलाकात करेंगे, तो 10 लोगों में हो सकता है कि 5 लोग जातीय समीकरण की बात करते दिखें, 3 लोग सांप्रदायिकता की बात करते दिखें, हिंदुत्व की बात करते दिखें, धर्म बचाते दिखे कि हिंदू धर्म पर भारी खतरा आ गया है, मोदी को वोट नहीं दिया तो हिंदू धर्म ही खतरे में आ जाएगा, तो इस तरह की बकवास बातें करते हुए लोग दिखे। लेकिन 2 लोग बिहार में ऐसे जरूर दिखेंगे जो पलायन और मुद्दे की बात करते हुए दिखेंगे, जो रोजगार की बात करते हुए दिखेंगे, जो बिहार के पिछड़ेपन की बात करते हुए दिखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो 2 लोग ये बात करेंगे या कर रहे हैं, क्या ये 2 लोग आखिरी दौर पर तक बात करते रहेंगे? जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तक ये अपने मुद्दे पर डटे रहेंगे, या जातीय समीकरणों की आंधी में खुद को भी उसी दायरे में समेटकर वोट करने चले जाएंगे? प्रशांत किशोर की राजनीति की सबसे कमजोर कड़ी प्रशांत किशोर का सामाजिक समीकरण में फिट नहीं होना है। लेकिन सियासत की कमजोर कड़ी कई बार ताकत बन जाती है। खुद प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि लालू यादव अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी ताकत पर राजनीति करते हैं, वहीं नीतीश कुमार अपनी कमजोरियों पर राजनीति करते हैं, अपनी वीकनेस पर राजनीति करते हैं। सामाजिक समीकरण के लिहाज से नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, उस जाति के वोटर्स की संख्या तो प्रशांत किशोर से भी कम है। और बिहार में यदि जाति की राजनीति ही यदि एकमात्र सत्य है,
तब तो तेजस्वी यादव की जाति के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की जाति का है। तब तो राजेश राम को अकेले चुनाव लड़कर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। गैर यादव की राजनीति का नेतृत्व राजेश राम को ही करना चाहिए था। स्वाभाविक है कि वो राजनीति कम से कम इतनी कम तैयारी में कांग्रेस पार्टी राजेश राम के चेहरे के साथ नहीं कर सकती थी। आज की तारीख में ब्रांड राजेश राम को एस्टेब्लिश करना, उसे स्थापित करना कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। प्रशांत किशोर की पहली प्राथमिकता यही है कि ब्रांड राजेश राम स्थापित हो, ब्रांड सम्राट चौधरी स्थापित हो, ब्रांड तेजस्वी यादव जो पहले ही स्थापित हो चुका है, या ब्रांड नीतीश कुमार जो स्थापित पहले से है, उस ब्रांड के बीच में अपने ब्रांड की जगह कितनी बनाई जाए। और सड़क पर, सोशल मीडिया में जितना भी एग्जिस्टेंस हो, जितना भी प्रेजेंस हो, जितनी उपस्थिति हो, असल उपस्थिति देखी जाती है कि वोट कितना आया। चिराग पासवान के पास भी तो फिल्मी ग्लैमर था, लेकिन क्या चिराग पासवान बिना किसी गठबंधन के अपनी लोकसभा सीट निकाल सकते हैं? शायद जमानत बचाने में भी हो सकता है कि अगर एनडीए या महागठबंधन में से किसी एक का दामन वो ना पकड़े तो हाजीपुर लोकसभा सीट पर जमानत बचेगी या नहीं बचेगी, ये भी एक सवाल बन जाएगा। गिव एंड टेक की राजनीति है। एक हाथ से अपना वोट बैंक ट्रांसफर कराओ, दूसरे हाथ से सामने वाले के वोट बैंक को अपने से अपनी सीटों पर ट्रांसफर कराओ। इस राजनीति में प्रशांत किशोर कहां है, इसका जवाब मिल जाता है। दरअसल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि नीतीश कुमार के लगातार बने रहने ने कई पार्टियों को अपने अस्तित्व को जिंदा रखने का मौका दे दिया। कई छोटी पार्टियां हैं, चिराग पासवान की पार्टी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, कई पार्टियों के लिए जो स्पेस बना हुआ है, या और कई पार्टियां, ये चुनावी स्पेस तब तक बना हुआ है जब तक चुनाव में सत्ता में नीतीश कुमार की पार्टी है। सत्ता का नेतृत्व नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार इनके एग्जिस्टेंस को बने भी रहने देना चाहते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से जितना ज्यादा राजनीतिक विभाजन वोट बैंक के रूप में दिखाई देगा, नीतीश कुमार की अपनी जमात या जो वोट बैंक उन्होंने क्रिएट किया है, एक अति पिछड़ा वर्ग का कुछ हिस्सा, महादलित वर्ग का कुछ हिस्सा, लौकुश समाज का कुछ हिस्सा, यानी जो 14-16% वोट उन्होंने इकट्ठे किए हैं, वो वोट उनके साथ जुटे रहेंगे। अन्यथा किसी मंडल की आंधी में वो तेजस्वी यादव के साथ उड़कर जा सकते हैं, अन्यथा किसी कमंडल की आंधी में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उड़कर जा सकते हैं। दोनों ही राजनीतिक खतरे बने रहेंगे और जिस दिन बिहार की राजनीति से बीच से नीतीश कुमार का फैक्टर खत्म होगा, उस दिन से तय मानिए कि इन छोटी पार्टियों का पॉलिटिकल स्पेस कम होगा। अब प्रशांत किशोर के पास वोटर कौन से जुड़ रहे हैं? प्रशांत किशोर के पास दरअसल जो वोटर जुड़ रहे हैं, वो वोटर वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं। बीजेपी के कोर वोटर यानी अपर कास्ट के वोटर, उत्तर प्रदेश की परिभाषा में कहें तो तिलक तराजू और तलवार वाले वोटर, ये वोटर जब पीके और उनकी जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। स्वाभाविक है कि शहरी सीटों पर नुकसान हो रहा है। ग्रामीण सीटों पर जहां ऐसे समीकरण है जहां प्रशांत किशोर अपर कास्ट कैंडिडेट देंगे, वो चिराग मॉडल जितना इफेक्टिव हो जाएगा, उतना प्रभावी हो जाएगा, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ग्रामीण सीटों पर, जेडीयू वाली सीटों पर खास करके अब भी यादव बनाम नॉन यादव की परिस्थितियां बनी हुई है। तो क्या वहां पर प्रशांत किशोर वही फैक्टर बन पाएंगे जो चिराग पासवान बने थे 2020 में? एक बड़ा अंतर है। चिराग पासवान के पास अपना एक कोर वोट बैंक था जो ज्यादातर सीटों पर अपर कास्ट या डोमिनेंट कास्ट के वोटर के साथ क्लब होते हुए तीसरा कोण बना रहा था और उस तीसरे कोण वाली परिस्थितियों ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। प्रशांत किशोर का जो कोर वोट है, उसमें कोई और वोटर क्लब होकर तीसरा कोण बना देगा ग्रामीण सीटों पर, बिहार की रूरल सीटों पर, जेडीयू वाली सीटों पर इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। लेकिन शहरी सीटों पर यह संभावना है। शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 40 से ऊपर सीटें लड़ती है, 43 सीटें करीब लड़ती है, 45 में 43, 42 या 43, और 36-37 सीटों पर उनके ओबीसी कैंडिडेट होते हैं। तो वहां पर जो उनका कोर वोटर है, अपर कास्ट का वोटर, वो वोटर क्या प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता है? वही एक गुंजाइश ज्यादा है कि अगर शहरी सीटों पर प्रशांत किशोर ने 5-5.5% वोट या 6% वोट हासिल कर लिए, तो जो चिराग मॉडल पिछले चुनाव में दिखा था जेडीयू का नुकसान करते हुए, वही चिराग मॉडल बीजेपी का नुकसान करते हुए भी दिख सकता है। आज की तारीख में
जनता दल यूनाइटेड की सीटें बढ़ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कितनी भी गिरेगी तो 43 से नीचे तो नहीं जाएगी, आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी यदि ढंग से टिकट बंटवारा करे तो कांग्रेस पार्टी सीट सिलेक्शन ढंग से करे तो कांग्रेस पार्टी के भी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीचे गिर रही है, 74 की पिछली संख्या से ये तय है। राष्ट्रीय जनता दल 75 की पिछली संख्या को बरकरार रख पाएगी, इसकी गुंजाइश बेहद कम होती जा रही है, क्योंकि जेडीयू यदि आगे बढ़ेगी तो राष्ट्रीय जनता दल की कीमत पर ही आगे बढ़ेगी। और जब जेडीयू आगे बढ़ेगी तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे? दरअसल जितनी सीटों पर वो मजबूत ट्रायंगुलर फाइट यानी त्रिकोणात्मक मुकाबला बना ले, चाहे वो 50 पे बनाए, 60 पर बनाए, जितनी सीटों पर बना ले, 70 पे बनाए, उसमें से यदि 20-25 सीटें वो जीत गए तो स्वाभाविक है कि 20-25 सीटें वो जीतते हैं तो वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने। एक इंटरव्यू उनका मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले का, जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में वो किसे पसंद करेंगे, तब उनका कहना था कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश उनकी ऑब्वियस चॉइस होंगे। उसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हो, लेकिन तेजस्वी यादव से बेहतर माना था। तो प्रशांत किशोर के एमएलए क्या करेंगे वो सभी जानते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी 2013 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर सिमटी। अब वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन तो दे नहीं सकती थी। समर्थन उसने आम आदमी पार्टी को दिया और 50 दिनों की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनवा दी। वो सरकार चली गई। प्रशांत किशोर की पार्टी उसी तरह से एस्टेब्लिश तो नहीं होना चाहती। स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर की पार्टी अब 28 सीटें यानी दिल्ली विधानसभा में जैसे 40% सीटें जीत गई थी आम आदमी पार्टी, वैसे बिहार विधानसभा में 40% यानी 100 सीटों तो जीतेगी नहीं। उसे किसी का समर्थन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में दरअसल प्रशांत किशोर ने जो बड़ा काम किया है, 2 मुद्दों को खत्म करने का। और वे 2 मुद्दे कौन हैं? पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार का। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को चुप्पी साधना मजबूरी हो गई। दूसरा मुद्दा है डिग्री और शिक्षा का। कौन कहां तक पढ़ा है, कौन 7वीं पास है, कौन 9वीं पास है, कौन 8वीं फेल है, कौन 10वीं फेल है, कौन बीए फेल है, कौन एमए फेल है। अब ये मुद्दा न भारतीय जनता पार्टी उठाने की स्थिति में है, न ही राष्ट्रीय जनता दल उठाने की स्थिति में। जब दोनों तरफ से 2 मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक अलग तरह की परिस्थितियां बिहार में बन गई कि 2 मुद्दे राजनीतिक तौर पर 2 प्रमुख दलों के द्वारा खत्म कर दिए गए, तो एक राहत की सांस तो नीतीश कुमार ने ली है कि भारतीय जनता पार्टी अब आगे मुद्दा आधारित राजनीति में खुद के लिए जगह तलाश नहीं सकती। जाति जनगणना ने सांप्रदायिक राजनीति को ताले में बंद करके बिहार में पहले से ही खत्म कर दिया। नीतीश कुमार ने किया क्या था? नीतीश कुमार ने जो काम किया था 2023 में, वो जाति गणना कराकर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर मूर्छित करने का। जब वो पार्टी मूर्छित हो गई, उसके बाद उसे गले भी लगा लिया। क्या प्रशांत किशोर वही काम करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर को यह विश्वास दिला देना कि बिहार में भाजपा के बस का नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के परिवार से राजनीति को निकाल सके, तो वो तीसरी धारा की तरफ यानी 2030 के लिए देखें। वो अपने इंटरव्यू में कह भी रहे हैं, अर्श पर या फर्श पर, या तो उनकी सीटें बहुत कम आएंगी या सीधे बहुमत आ जाएगा। अब इस तरह का साहसिक बयान यदि प्रशांत किशोर दे रहे हैं तो इस बयान के पीछे के मतलब को आसानी से समझा जा सकता है कि उनके बयान ने ये हालात पैदा कर दिए हैं। जिन लोगों ने 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव देखा है, उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपर कास्ट की स्वाभाविक पसंद नहीं बनी थी। शहरी सीटों पर, जिला मुख्यालयों पर कहीं कहीं वोट कुछ मिल जाते थे। दरअसल पूरे बिहार में अपर कास्ट के वोटों का एक बड़ा हिस्सा आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी ने जीत लेकर गई थी। एक अलग तरह का माहौल बनाया था। भाजपा, कांग्रेस और बिहार पीपुल्स पार्टी में बिहार के अपर कास्ट वोटों का विभाजन हुआ। एक नए ग्लैमर, एक नए अट्रैक्शन, नए आकर्षण के साथ बिहार पीपुल्स पार्टी खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही बिहार पीपुल्स पार्टी का प्रयोग फेल हुआ, कांग्रेस पार्टी उस चुनाव में धाराशायी हो गई, 72 से घटकर 29 पर आ गई। उसके बाद से बिहार के सवर्णों ने एकमात्र रास्ता पकड़ा कि भाजपा नाम केवलम, भाजपा के सिवा दूसरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अब बिहार के सवर्णों ने 95 के बाद से यानी 96 के लोकसभा चुनाव से लेकर आज 2025 तक यानी 29 साल भाजपा के साथ बिता दिए। 29 साल, 3 दशक भाजपा के साथ बिताने के बाद
बिहार के सवर्णों के एक बड़े हिस्से में एक बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि भाई भाजपा के साथ रहकर लालू यादव और नीतीश कुमार के हाथ से बिहार की राजनीति को निकाला नहीं जा सकता। प्रशांत किशोर यही कोशिश कर रहे हैं कि जो धारणा अभी बननी शुरू हुई है, इस विधानसभा चुनाव में इस धारणा को और मजबूत कर दिया जाए कि इन दोनों से बिहार की राजनीति को मुक्त कराना, यानी लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार की राजनीति को मुक्त कराना बीजेपी के बस की बात नहीं है। और फिर वो बीजेपी का कोर वोटर एक नए पॉलिटिकल थर्ड ठिकाने की तरफ बढ़ जाए और वो थर्ड ठिकाना प्रशांत किशोर मुहैया कराए। ये हालात पैदा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और इसका सीधा मतलब ये है कि 2025 पर उनकी नजर नहीं, उनकी नजर 2030 पर जाकर टिकती है कि इस चुनाव में परिस्थितियां बनाओ और अगले चुनाव में उन परिस्थितियों पर परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बनाने के हालात यदि बने तो उसका फायदा उठाओ। यही पीके की राजनीति कम से कम मुझे समझ में आ रही है। आगे आगे देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।